देश के अगले उपराष्ट्रपति यानी 17वें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 9 सितंबर को पता चलेगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम आए हैं पीडीटी आचार्य सर के पास। सर जो हैं लोकसभा के पूर्व महासचिव रहे हैं और जो महासचिव होते हैं वही एक तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। सर पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है काफ़ी प्रेस्टीज इस बार बढ़ गया है क्योंकि अचानक से धनखड़ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। क्या क्या प्रोसेस होता है सर, अगर हम पहले ही बात करते हैं कि पहला कदम क्या होता है, जैसे किसी ने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद चुनाव आयोग क्या करता है और चुनाव तारीखों का ऐलान करने से पहले क्या काम होता है सर? ये जो उपराष्ट्रपति पद में जो वैकेंसी होती है वो 2 कारणों से होता है। एक तो जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 साल होता है और 5 साल समाप्त होने पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उस केस में 60 दिन पहले ही शुरू करते हैं वो प्रोसेस जो शुरू करते हैं ताकि उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नया जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, वो तैयार हो। ये है उसका टाइम टेबल हो रहा है, उस तरह से इलेक्शन कमीशन बनाते हैं। और दूसरे कारण से जो वैकेंसी होती है वो है अचानक वो या तो मृत्यु होती है या वो रिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पर जो हुआ है वो तो रेसिग्नेशन की वजह से वैकेंसी पैदा हुई है। अचानक उपराष्ट्रपति जी ने श्री धनखड़ साहब ने इस्तीफ़ा दी, तो इस वजह से हुआ है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उपराष्ट्रपति जब रिज़ाइन करते हैं और उसके कारण से जो वैकेंसी पैदा होती है उसको तुरंत फिलअप किया जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्शन है। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली तुरंत ही उसका जो टाइम टेबल है वो बनाना चाहिए और उसके लिए एक नोटिफिकेशन निकालते हैं। नोटिफिकेशन के डेट से 15 दिन तक 15वां दिन जो है वो है लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। ओके, तो जो नोटिफिकेशन और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के बीच में 15 दिन होना चाहिए, ये लॉ में लिखा हुआ है। उसके बाद वो विड्रॉवल वगैरह, तो ऑल टुगेदर स्क्रूटनी के लिए दूसरा दिन 1 दिन है और विड्रॉवल के लिए 2 दिन है। तो उसके बाद 14 दिन होना चाहिए कैंपेन वगैरह के लिए। इसमें कोई कैंपेन इसमें तो होता नहीं है ज़्यादा कोई, क्योंकि उपराष्ट्रपति को चुनते हैं पार्लियामेंट के दोनों सदनों के जो मेंबर्स हैं। तो पूरा बेसिकली 1 महीने का टेन्योर 1 महीने का समय होता है पूरा से? तो 32 दिन होता है। 32 दिन उनके अंदर हो जाता है इलेक्शन। सर एक सवाल इसमें ये था कि उपराष्ट्रपति पद ने जब इस्तीफ़ा दिया उन्होंने, तो इलेक्शन कमीशन के पास एक गैजेट नोटिफिकेशन आता है, गृह मंत्रालय करता है, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन प्रक्रिया शुरू करता है, नोटिफिकेशन इश्यू करते हैं और उससे उस नोटिफिकेशन से आप समझिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाता है सर चुनाव आयोग, ये इलेक्टोरल कॉलेज शब्द कैसे आया सर? नॉर्मली हम लोग जब मतदाता बनते हैं तो हमारा मतदाता सूची कहा जाता है, इलेक्टोरल रोल कहा जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज क्यों कहा जाता है सर? इलेक्टोरल कॉलेज एक सीमित, इसका स्पेशल इलेक्शन का जो होता है ना उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। कॉलेज का मतलब ये पढ़ने लिखने वाला कॉलेज नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ वोटर्स, स्पेशल वोटर्स है वो। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उसमें भी इलेक्टोरल कॉलेज होता है क्योंकि आम चुनाव नहीं है वो, और आम चुनाव में वो इलेक्टोरल कॉलेज होता नहीं है। लेकिन स्पेशल चुनाव में, इस तरह के चुनाव में, राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, उसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है। और फिर राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है, राज्यसभा मेंबर्स का जो चुनाव होता है वो तो असेंबलीज में होता है, तो वहाँ भी वो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। यानी स्पेशल जो इलेक्टर्स है उनको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं।
और वही लोग वोट करते हैं इसमें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए? राष्ट्रपति के चुनाव में पार्लियामेंट के दोनों सदनों के मेंबर्स जो है और इंडिया में जितनी असेंबलीज है वो सारे असेंबलीज के मेंबर्स ये मिल करके चुनते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ पार्लियामेंट के जो 2 सदनों के मेंबर्स हैं वही चुनते हैं, वही चुनाव करते हैं। सर इसमें एक चुनाव आयोग ने जिक्र किया है कि स्पेशल पेन का, सर उन्होंने कहा कि वो पेन चुनाव आयोग देता है, उसी पेन से आपको टिक करना पड़ता है। और हमने राज्यसभा के चुनाव देखे हैं कि वहाँ पे गलत पेन के कारण कई लोगों की वोट कट जाती है। ये स्पेशल पेन क्या होता है सर? स्पेशल वो देखो ऐसा है कि जो इलेक्शन कमीशन जो देते हैं पेन वगैरह उसमें उस पेन से जो मार्क होगा वो क्लियर है, उसमें क्लियर होगा, सब में एक ही जैसा होगा। तो अलग अलग पेन अलग अलग लोग यूज़ करेंगे तो कभी कभी मार्क ठीक भी नहीं होता, तो उसमें इनके लिए आसान होता है ये एक ही पेन यूज़ करने से। तो इलेक्शन कमीशन इसलिए वो पेन देते हैं, तो आप उसमें आप मार्क कर लो। तो किस तरीके से सर उसमें जैसे पहले क्या रहता था बैलेट लगाया जाता था, इसमें क्या साइन करना होता है? नहीं, हाँ, वो टिक मार्क होता है, कॉलम होता है। बैलेट पेपर है ना, बैलेट पेपर में नाम लिखा होता है, नाम के अगेंस्ट जो है आपको वोट देना है, तो उसमें टिक मार्क करना होता है, कॉलम से। अच्छा ठीक है सर। इसमें एक चीज़ और है प्रेफरेंस, थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बता सकें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रेफरेंस क्या होता है, कि पहला प्रेफरेंस दूसरा प्रेफरेंस, इस आधार पर वोटों गिनती होती है? इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये जो ट्रांसफरेबल वोट होता है, ट्रांसफरेबल वोट, तो असल में जो 2 कैंडिडेट है उसमें देखो ऐसा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपने उनको दे दिया और सेकंड प्रेफरेंस किसी और को दे दिया, तो मान लो बराबर आता है वोट, तो उस हालत में फिर वो देखते हैं क्या करना है उसमें। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला जो है ना, वो जो ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं 2 से ज़्यादा, तो वहाँ पर वो असल में वो लागू होता है। मतलब आपने फर्स्ट कैंडिडेट आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो जितने कैंडिडेट्स है उतने प्रेफरेंसेस होते हैं, उतने वोट आप दे सकते हैं। अच्छा। तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, और मान लो 3 कैंडिडेट्स है फील्ड में, तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस, 3 प्रेफरेंसेस आपके होते हैं। वोट एक ही है लेकिन प्रेफरेंसेस 3 होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या ये क्यों 3 दिया जाता है सर? जैसे मान लीजिए वोट मुझे 1 को देना है, तो क्या वो 1 लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है, 3 लिखा जाता है? देखो आपको अगर प्रेफरेंस देना नहीं है मत दो। अच्छा, वही है, आपके चॉइस, आपके ऊपर है वो। आप ये ज़रूरी नहीं कि आप दोनों प्रेफरेंस दे दो, ऐसा नहीं। अच्छा, आप किसी एक को दे दो, उसके बाद चुप रहो। कई लोग होंगे तो ये सोचते हैं कि अगर ये जीता नहीं है तो ये जीतना चाहिए, मतलब हमारा प्रेफरेंस इनका होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो फिर इसमें हमारा प्रेफरेंस 3/3 में है या 2 में नहीं है। अच्छा। या 2 में है या 3rd में नहीं है। इस तरह से चॉइस है ये मेंबरों के लिए। सर इसमें एक चीज़ और है कि क्या मान लीजिए कि सबसे कम वोट अगर गिनती में मिले 3rd प्रेफरेंस वाले को, तो क्या उसके वोट ट्रांसफ़र होते हैं फर्स्ट को? कुछ ऐसा सिस्टम भी है क्या इसमें? हाँ, किसी और को ट्रांसफ़र हो जाता है? हाँ, वो होता है। वो तो नॉर्मली इसमें नहीं होता, ये समय इसमें कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा। वो होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होगा, और बाकी जो राज्यसभा वाले चुनाव हैं उसमें वो ज़्यादा लागू होता है। अच्छा, उसमें एप्लीकेबल होता है। यहाँ तो 2 ही कैंडिडेट होंगे, उसमें क्या है, बराबर 2 कैंडिडेट्स हैं और सीधे वोट दो और जिता दो, जो जिनको आप जिताना चाहते हैं उनको जिता दो, उसमें क्या प्रॉब्लम। सर इस चुनाव तो हम बात करें प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी क्या होती है सर, अगर आप थोड़ा बता पाएँ कि उपराष्ट्रपति पद का अगर हम किसी को चुनाव लड़ना है तो मिनिमम क्या होना चाहिए और कितने सांसदों का समर्थन होना चाहिए उसको? नहीं, एलिजिबिलिटी देखो, एक तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और 35 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, है ना, और किसी
इलेक्टोरल रोल में पहले तो राज्यसभा और दो लोकसभा में कोई फ़र्क था। जी जी। पहले राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद के लिए ये भी एक कंडीशन है कि वो राज्यसभा के मेंबर बनने लायक हैं। इसका क्या ये मतलब है सर? इसका मतलब है ये राज्यसभा का जो मेंबर है वही बन सकता है जिसका वोट उस स्टेट में हो। अच्छा। ये पहले ऐसा था, हाँ। तब इसका मीनिंग था, अब तो कोई मीनिंग है नहीं इसका। अच्छा। क्योंकि उस वक्त अब मान लो आप असम का मेंबर है जी। और आप वैकेंसी असम में है, तो आप असम से लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपका असम के इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होना चाहिए। ये नहीं कि केरला वाले जाके असम से राज्यसभा में का इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसा था नहीं ठीक है। पहले। लेकिन बाद में इन्होंने अमेंड कर लिया, अमेंड करके कहा कि किसी भी स्टेट में आपका रोल है तो वो काफ़ी है। अब तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। राज्यसभा मेंबरशिप का जो एलिजिबिलिटी है और लोकसभा मेंबरशिप का एलिजिबिलिटी है, में कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क नहीं। तो बेसिकली जो लोग हैं जो भी एलिजिबल हैं राज्यसभा के लिए वो चुनाव लड़ सकते हैं। और क्या मिनिमम कोई सांसदों का समर्थन चाहिए होता है इसके लिए, या कोई भी लड़ सकता है? इसमें 20 लोग प्रोपोजेज होंगे और 20 लोग सेकेंडरीज होंगे। 40 मेंबरों की ज़रूरत है आपको, यही है। और नहीं है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए सर फॉर्म भर दिया किसी ने, उसका स्क्रूटनी में फॉर्म सही पाया गया, अब आता है सवाल प्रचार का। जैसा आपने कहा 14 दिन का पीरियड होता है, उसके बाद चुनाव होता है। नॉर्मली आपने देखा है प्रचार इसमें इतना बड़ा होता है, जैसे राष्ट्रपति चुनाव में तो बड़ा प्रचार होता है, एक पूरा कैंपेन चलता है दोनों पक्ष। क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में भी इतना चुनाव होता है या बहुत नॉर्मल चुनाव होता है? कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों सदन उनके मेंबर्स है और उनको आप पर्सनली बात कर लो उनसे, हो जाएगा, हो गया प्रचार। और क्या हो रहा है, कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई खास प्रचार इसमें उसकी ज़रूरत नहीं, उसका स्कोप भी नहीं है, गुंजाइश नहीं है। और ये उपराष्ट्रपति चुनाव होता है कहाँ है सर, और कितनी बजे से कब तक होता है, थोड़ा ये बता दीजिए। नहीं, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो पार्लियामेंट हाउस में ही होता है। उसके जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर एक कमेटी रूम में, नॉर्मली हम प्रेसिडेंट को जो चुनाव में मैं रिटर्निंग ऑफिसर था, हमने तो वहीं कंडक्ट किया था और ट्रेडिशनली वहीं पर होता रहा है। वहीं पे ही होता है। और सुबह कितने बजे से होता है? सुबह मेरे ख्याल से सुबह का मुझे कितने बजे का मुझे पता नहीं है, वो 9 बजे 10 बजे शुरू होगा शायद। ये भी गुप्त मतदान ही होता है सर? हाँ, गुप्त मतदान होता है। उसमें जाके बैलेट में आपको साइन करना पड़ता है, प्रेफरेंस लिखना पड़ता है। हाँ, आप उसके जो इलेक्टोरल रोल वो दिखाते हैं उसमें आपको साइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बैलेट पेपर दे देंगे जी। और बैलेट पेपर देने से पहले जो चुनाव का जो वोटिंग जो शुरू होने से पहले जो रिटर्निंग ऑफिसर का काम जो है वो आते हैं, जो बैलेट बॉक्स जो है ना, बॉक्स उसको खोलते हैं। ये जो कैंडिडेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वहाँ पर उनके सामने खोलते हैं, दिखाते हैं, इसमें अंदर कुछ है नहीं, है ना। तो वो उनको मतलब इस तरह से एश्योर करते हैं कि देखो ये इसमें कोई, और फिर वो बंद करते हैं और उसमें फिर वोट डालते जाएंगे। और जब समाप्त हो जाएगा उसका टाइम जो है, तो उसके बाद वो खोलेंगे उसी वक्त सबके सामने। हाँ, सबके मतलब इसके जो ऑफिशियली अलाउड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जी, उन्हीं के सामने। ऐसा नहीं कि पब्लिक के सामने वो खोल देंगे। ये तो और क्या सर, ये गिनती तो बहुत जल्दी हो जाती होगी, ज़्यादा मेंबर्स भी नहीं? और क्या 770 या ऐसा कुछ है मेंबर्स। उसमें पता नहीं कितने लोग आएंगे, और कुछ लोग तो आएंगे नहीं, क्योंकि बीमार होंगे, कोई बाहर होंगे, कुछ इस तरह से कुछ तो नहीं आ पाएंगे। तो बाकी तो 700 से ऊपर है, इतना ही है। सर क्या इसमें व्हिप लागू होता है क्या, इसमें मान्य होता है? नहीं होता है, इसमें कोई पार्टी नहीं होता। मतलब कोई पार्टी अपने सांसदों को नहीं बोल सकती कि आप इनको वोट करिए? नहीं, व्हिप नहीं होता इसमें। व्हिप नहीं होता, फ्री होते हैं। तो कोई भी क्रॉस वोटिंग भी होती है इसका मतलब? नहीं, क्रॉस वोटिंग हो सकता है, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, तो उसमें आप किसी को भी दे सकते हैं।
आप जब थे रिटर्निंग ऑफिसर सर, आपने राष्ट्रपति का पद का चुनाव कराया, क्या आपने उपराष्ट्रपति का भी करवाया था उसमें? राष्ट्रपति का कराया था। राष्ट्रपति का करवाया था। उसमें और उपराष्ट्रपति वाले चुनाव में क्या बहुत फर्क होता है या सिमिलर? राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग है ना, जी जी। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो, क्योंकि उसका हर एक वोट का वैल्यू होता है। अच्छा। तो पार्लियामेंट का मेंबर का वैल्यू होता है, और उसका एक तरीका है कैलकुलेट करने का, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है। जी। और हर एक स्टेट के जो एमएलए है जी। उसकी वोट का वैल्यू है, अच्छा। अलग अलग है। अब केरला के जो मेंबर है उसका वैल्यू कम है, यूपी के जो मेंबर है उसका वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा। तो इस तरह से ये होता है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा ना, वैल्यू कुछ कुछ नहीं नहीं है, सबका वैल्यू एक ही है सर। एक ही है। तो सर ये जो अनप्रेसिडेंटेड इस्तीफा हुआ है, क्या ऐसा और भी इंस्टेंसेस हुए हैं आपको लगता है? और ये क्या निर्विरोध भी चुनाव होता है, अनअपोज भी इलेक्शंस हो जाते हैं नॉर्मली राष्ट्रपति पद के लिए? हाँ, अनअपोज्ड ही होता है उसमें नॉर्मली। तो लेकिन अब पता नहीं होगा, तो ओपोजिशन कैंडिडेट शायद होगा, होने की संभावना है।